एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं सेमेस्टर टू हिस्ट्री मेजर जो एमजे जो 2 सब्जेक्ट है, जो कि सेशन जो है वो है सेशन आप लोग का FIUGP 24 से 28 सेशन का। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री मेजर पेपर जो है उसका आज क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज हम कराने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आज हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो है सतवाहनों के बारे में। सतवाहन की उपलब्धियों का वर्णन करें, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो उसमें आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि इसका जितना भी PDF जो होता है, इसका जो PDF है वो हम व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज सतवाहनों के बारे में कि शासक कौन था कि नहीं थे, कितने प्रकार के यहाँ पे शासक बने थे, कितना वंशों ने शासन किया था उसके बारे में। तो सतवाहनों के बारे में उपलब्धियाँ के इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि सतवाहनों की उपलब्धियाँ के बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। तो देखिए, सतवाहन वंश में यहाँ पे 5 प्रमुख शासक थे। तो सबसे प्रथम जो शासक थे वो है सिमुक, वो है प्रथम शासक थे। तो चलिए, इसके सतवाहनों की उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे आज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है सतवाहनों की उपलब्धियाँ क्या होती है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे एक विस्तार पूर्वक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो लिखा गया है सतवाहनों की उपलब्धियाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट बार में प्रस्तावना क्या है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, उसके बारे में इसका डिटेल बाय डिटेल हम कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भारत के प्राचीन इतिहास के सतवाहन वंश का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में जो शून्यता उत्पन्न हुई थी उन्हें सतवाहनों ने भर दिया, जिन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के दक्कन क्षेत्र में, वर्तमान समय में जो कि है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग का प्रशासन किए हैं। और इसकी राजधानी प्रारंभ में पृष्ठा यानी पैथन और बाद में अमरावती थी। सतवाहनों के दक्कन जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सतवाहनों के दक्कन में राजनीति की एकता का प्रदान की तथा व्यापार की पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति का विकास का दायरा का योगदान दिया। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में आप लोग को लिखा गया है कि सतवाहन किसके बाद आया था, तो वो था मौर्य साम्राज्य के बाद। इसका पतन जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था उसके बाद ही कहाँ पे ये हुआ था दक्षिण भारत में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं कितना शताब्दी में। तो यहाँ पे उन्होंने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि ईसा पूर्व होता है ईस्वी से पहले, ईसा मसीह से उसके बाद, तो पहली ईसा पूर्व से लेकर तीसरी ईस्वी तक भारत के दक्कन क्षेत्र में, जो कि अभी वर्तमान समय में जो है वो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में सतवाहनों ने शासन किया था। प्रारंभ में ये कहाँ था? पैथन और बाद में इसको क्या बना दिया गया था? तो अमरावती थी। फर्स्ट में पैथन था और बाद में अमरावती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए पैथन थी। सतवाहनों के दक्कन की राजनीति का प्रथम का व्यापार और पुनर्जीवित किया। मतलब यहाँ पे सतवाहनों ने दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में व्यापार को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति के विकास में गहरा योगदान दिया सतवाहनों ने। तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे दिया भी गया है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉक्स में यहाँ पे आप लोग को पूरा डिटेल बाय डिटेल यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक दशा के बारे में यहाँ पे सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल दिया गया। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट बार में हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी सतवाहनों की। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सतवाहनों के सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान दक्कन के क्षेत्र में स्थिरता और एकता की स्थापना थी। जो वहाँ पे जो सतवाहनों की सबसे बड़ी जो राजनीतिक जो थी वो दक्कन क्षेत्र में जो अस्थिरता थी ना, वो था सबसे बड़ा एकता का स्थापना था, जो कि मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद छोटे छोटे राज्यों में उदय हुआ था। सतवाहनों ने इन सबको संगठित कर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। जो छोटे छोटे जो राज्य थे जिसका उदय हुआ था उसको सब एकजुट करके, जो सबके मिला करके एकजुट करके उसको एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। ये था सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि था। दूसरा में देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट था सिमुक, जो सतवाहन वंश के संस्थापक थे। वो कौन थे? तो वो थे सिमुक थे, जो कि सतवाहन के इस वंश के संस्थापक माना जाता है, जिसमें अभी हम आप लोग को बताया माना जाता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्वतंत्रता प्राप्त की है और शासन का नींव रखा है। जो सिमुक जो थे वो सतवाहन वंश के संस्थापक हैं और अपने शासन का नींव भी रखे हैं। चलिए अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। गौतमीपुत्र जो सतकर्णीय इस वंश का सबसे बड़ा महान शासक थे। जो इस वंश का सबसे दूसरा जो शासक थे वो है गौतमीपुत्र थे। उन्होंने पश्चिमी
क्षत्रप और राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तृत नरसिक अभिलेखों में इसका क्या नाम रखा था? तो इन्होंने जो कि नाम रखा था शक अवन पहलव विजेता कहा था। जो इन्होंने जो वहाँ पे उस साम्राज्य को पराजित करके जो नाम रखा था वो था शक अवन पहलव विजेता कहा गया था। अब इसी में राजनीति में देखते हैं अगला पॉइंट। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर के मालवा तक तथा इसका जो विस्तार जो किया था वो कहाँ था? तो इसका विस्तार जो था उत्तर में मालवा तक था और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इस प्रकार के सतवाहनों की दक्षिण भारत में राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। इसका जो विस्तार जो था वो उत्तर में कहाँ तक था? उत्तर में मालवा तक था तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो ये था उनके सतवाहनों की राजनीतिक उपलब्धियाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है क्या है, वो है प्रशासनिक उपलब्धियाँ के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रशासनिक उपलब्धियाँ क्या था। तो ये था सतवाहन शासक। जो शासन था वो है शासन का प्रशासन का अत्यंत संगठित और कुशल था। जो कि यहाँ पे जो प्रशासनिक उपलब्धियाँ थे वो है सुसंगठित जिसको बोल सकते हैं, या फिर कुशल मंगल जो मंगलमय हो उसके बारे में यहाँ पे अच्छा था। और जो कि राजा था वो राजा सर्वोच्च था, किंतु उसने धर्म और नीति के अनुसार शासन करना आवश्यक था। जो कि वहाँ के अपने धर्म के प्रति जो था उसको आवश्यक इन्होंने मानते थे। अगला देखते हैं, साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था, जिसे क्या कहा गया था? जिसे कहा गया अमह कहा गया था। ये अमह को जो कि प्रत्येक शासन का जो आत्मा या इसको या फिर बोल सकते हैं आत्मा बोल सकते हैं या फिर महारथी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में ग्राम, नगर और व्यापारिक संघों को भी काफ़ी स्वतंत्र दी गई थी। जो कि यहाँ पे ग्रामीण इलाके थे वो नगर व्यापारिक में काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र दी गई थी। यहाँ पे देखते हैं अगला में है वो शासन महामंत्र, सेनापति महाबलाज, फिर है महासंधि विग्रह आदि पदों का उल्लेख किया गया था। अगला है सतवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य की प्रेरित थी, किंतु उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए थे। फिर अगला है यह कुशल प्रशासन की थी जिसने इतने विस्तृत साम्राज्य को लंबे समय तक अस्थिर किया था। जो कुशल साम्राज्य था वो प्रशासन की थी। अगला यहाँ पे देखते हैं, तो ये है अगला सैन्य उपलब्धियाँ। अगला यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर में जो लिया गया है वो है सैन्य उपलब्धियाँ के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट सैन्य उपलब्धियाँ के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका माइनर पेपर कौन सा है, माइनर पेपर या फिर आपका अगला सब्जेक्ट जो है वो कौन होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वो अनुसार से हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। और इसका जो PDF होगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में ऐड कर देंगे ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सतवाहन शासकों ने एक सशक्त सेना का निर्माण किया था जिन्हें सेना में पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल था। मतलब इसका जो सेना था उस समय सेना पैदल हो सकता है या फिर घुड़सवारी है, हाथी है, रथ आदि शामिल थे सैन्य में। अगले जो यहाँ पे जो शासन था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि शक अवन और पहल आक्रमणों को पराजित कर दक्कन के स्वतंत्र को सुरक्षित रखा था। फिर अगला देखते हैं, उसने पश्चात पुलुमावी में भी उत्तरी क्षेत्र में अपने शक्ति को बनाए रखा था। अगले यहाँ पे देखते हैं, तो उनकी जो सामरिक नीति यह की थी कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य की आर्थिक नींव रखी थी। उन्होंने अपने व्यापार के मार्गों पर सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अगला देख लेते हैं यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक जो उपलब्धियाँ थी किस प्रकार की थी, वहाँ के सतवाहनों की सबसे आर्थिक किस प्रकार की मजबूती मिली है उसके बारे में। तो देखिए हम लोग इसका पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी बता देते हैं ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और वीडियो देखकर तुरंत ही इसका आंसर आप लोग कर सकें। तो चलिए इसका जो आर्थिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो सतवाहन काल में दक्कन की आर्थिक व्यवस्था का अत्यंत समृद्ध था, ताकि जो वहाँ के किसान सतवाहन अर्थव्यवस्था का आधार थे, ये जिन्होंने सिंचाई के लिए जलाशय, बांध और नहरों का निर्माण किया गया। जो कि वहाँ के लोग जो कृषि सतवाहन जो थे वो अर्थव्यवस्था के आधार पर की थी, ये जिन्होंने सिंचाई के लिए जलाशय, बांध और नहरों का निर्माण किया था। अगला जो है अगला है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य इस काल में प्रमुख विशेषता थी, जो कि सतवाहन के शासन में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक व्यापार हुआ था। अगला है इसमें नासिक, गुन्नर, तागरा, अरावती और सुपारक प्रमुख व्यापारिक नगर थे, जो कि समुद्री व्यापार के लिए भारूच, जिसे भारूच अभी बोला जाता है, भारूच और
कैडियनपुर जैसे बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। व्यापार के लिए ये सारे बंदरगाह शामिल थे। अगला यहाँ पे देखते हैं रोमन सिक्कों। यहाँ पे जो रोमन सिक्कों को भारी मात्रा में प्राप्ति यह प्रमाणित करती है कि सातवाहन काल में रोम के साथ सेना रेशा मसाले और ताकि मोती का आदान प्रदान किया जा सके। अगला आर्थिक स्थिति में देख लेते हैं तो सातवाहन शासक सिक्के भी जारी करते थे, जिसे इन सिक्कों पर पर्याप्त उनकी ही थी। तो सातवाहन वंश के ये सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। ये था उनके आर्थिक स्थिति के बारे में, किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, अगला यहाँ पे है सातवाहनों की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो दिया गया है और सामाजिक संरचना के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामाजिक संरचना क्या है। इसका में जो है वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिन्होंने परंतु सामाजिक गतिशीलता भी थी, जो कि सातवाहन साम्राज्य शासन के ब्राह्मण कुल से थे। किन कुल के थे? तो वो थे ब्राह्मण कुल के थे, जो कि किंतु उन्होंने अन्य वर्गों में भी संरक्षित किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है क्या है? तो स्त्रियों में स्थिरता, जो कि सातवाहन काल में स्त्रियों को जो समाज में जो समानता जनक होती है उसके बारे में तो स्थान प्राप्त है, जो कि गौतमी बालश्री, जो गौतमी सत्यकांत की माता थी। मतलब जो यहाँ पे गौतमी बालश्री कौन थी? तो ये जो दूसरा शासक था जो सातवाहन वंश का, वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। जो गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थी, वो उसके माता का क्या नाम था? तो उसके माता का नाम था गौतमी बालश्री। तो ये आप लोग देख लेंगे, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को दिया जाएगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का माता का क्या नाम था? तो उसका माता का नाम था गौतमी बालश्री, जो कि धार्मिक कार्य कराए, जो कि उन्होंने क्या धार्मिक कार्य कराए थे। चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, वो है भाषा और साहित्य के बारे में। तो सातवाहन काल में प्राकृतिक भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। इस काल में प्रसिद्ध गथा सप्तशती और राजा हाल्य द्वारा रचित की रचना हुई थी, जो कि प्राकृतिक साहित्य का अमूल्य ग्रंथ था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है किस चीज़ के बारे में? वो है धर्म के बारे में। तो धर्म यहाँ पे देख लेते हैं, वो है सातवाहन शासक मूल्यतः ब्राह्मण थे। वो क्या थे? सातवाहन शासक क्या थे? वो ब्राह्मण थे, जो कि परंतु बौद्ध धर्म को महान संरक्षक थे, जिन्होंने बौद्ध विहारों, स्तूपों और चैतन्य गृह का निर्माण के रूप में उदारतापूर्वक दान दिया था। अगला यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, वो है कला और स्थापत्य की उपलब्धियाँ। कला और स्थापत्य की उपलब्धियाँ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सातवाहन काल में भारतीय कला किस प्रकार का था, उसका उत्कर्ष का युग था। वो किस प्रकार का था? तो उत्कर्ष का युग माना जाता था। अगला इसी में पॉइंट देखते हैं कला में, तो इसका था बौद्ध वास्तुकला। इस काल में अनेक उत्कृष्ट बौद्ध संस्मारकों का निर्माण हुआ था। तो किसका निर्माण हुआ था? तो चलिए इसमें देखते हैं एक करके सारा पॉइंट को। तो ये था अमरावती, नासिक, काले भाजा, फिर बेतसा, कानहेरी आदि स्थानों का स्तूप का बिहार और चैतन्य गृह प्रसिद्ध है। जो वहाँ का बिहार और चैतन्य गृह जो है वो ये सारे क्षेत्रों में प्रचलित था। अगला जो कि है, इन गुफाओं के चट्टान को काटकर मंदिर और विहार बनाए गए थे, जो कि ये उन सारे जो चट्टान थे वहाँ पे उसका काट कर क्या बनाया गया था? वो मंदिर बनाया गया था और विहार बनाया गया था। और फिर इसी में है अमरावती स्तूप, सातवाहन काल में सर्वोत्तम उदाहरण था, जो कि स्तूप जो था अमरावती का वो सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में इसको माना जाता है। और इसके शिल्प में बुद्ध के जीवन की घटनाओं के सुंदरता चित्रण भी मिलता है। और इसमें चित्रकला और मूर्तिकला, जो कि इसमें जो था वो चित्रकला और मूर्तिकला में जो था वो था इस काल में शिल्पकरों और प्रणान पर अद्भुत नक्शा थी, जो कि यहाँ के जो शिल्पकार थे उन्होंने अद्भुत जो नक्शा या फिर डिजाइन जो करते थे वो काफ़ी अद्भुत थी, जो कि मूर्तियों के भावनाओं को सजीव अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। इस काल की कला के बाद के गुप्त युग में मूर्ति कला का भी नींव रखा गया था, जो कि यहाँ के जो शिल्पकार जो थे ना, जो मूर्ति बनाते थे, वो कि जो मूर्ति का जो एक नक्शा के रूप में जो डिजाइन बनाते थे वो लग रहा था, ऐसा लगता था ना कि वो है पूरा एकदम सजीव, जिस टाइप में आदमी का होता है ना उस टाइप में सजीव के आकार उसमें प्रदान करते थे उन्होंने। अगला इसमें देखते हैं तो धार्मिक उपलब्धियाँ। तो धार्मिक उपलब्धियाँ यहाँ पे देखेंगे, धार्मिक उपलब्धियाँ में किस प्रकार से बतलाया गया है। तो देखिए धार्मिक उपलब्धियाँ में या फिर यद्यपि यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जो कि उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी समान संरक्षण दिया, जिन्होंने उनके बौद्ध विहारों का दान भूमि दी और बौद्ध भिक्षुओं को आजीवक के साधन जुटाए।
जो वहाँ के बौद्ध का विहार जो था ना, उनको बनाने के लिए ज़मीन को, जो भूमि जो होती है उसको दान में भी दिए थे। और जो बौद्ध भिक्षु थे उसको आजीवन जीवन रहने के लिए जुटाए थे। अगला यहाँ पे जो कि लिखा गया है वो नासिक और कार के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था और वेदों और पुराणों और सांस्कृतिक भाषा का प्रतीक भी समान बना रहा। इस प्रकार से सातवाहन युग का धर्म निरपेक्षता का प्रतीक भी माना जाता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है वो उपलब्धियाँ के बारे में, वो साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियाँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साहित्यिक और बौद्ध उपलब्धियाँ जो कि सातवाहन काल में साहित्य और ज्ञान विज्ञान का भी विकास हुआ था। यहाँ पे ज्ञान के भी बात, मतलब जो पढ़ाई लिखाई से जो रिलेटेड होती है वो इस काल में हुआ था। जो कि राजा हाल हरि सातवाहन द्वारा रचित गाथा, सतकर्णी प्राकृत भाषा प्रथम और महाकाव्य, जिन्होंने जनजीवन की झलक मिलती है, जिन्होंने बौद्ध साहित्य का भी इस काल के दौरान उनका जातक कथाओं का, धर्म ग्रंथों का संलग्न शिक्षा के केंद्र में जो शिक्षा का जो केंद्र था वो था तक्षशिला, नालंदा और अमरावती जैसे नगर में प्रचलित था। जो कि साहित्य और बौद्धिक उपलब्धियाँ जो थी वो था यहाँ पे जो सातवाहन की, इसमें शिक्षा का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। और इसका शिक्षा का केंद्र कहाँ था तो देखेंगे, तो शिक्षा का केंद्र जो था वो था तक्षशिला में, नालंदा में और अमरावती जैसे प्रसिद्ध नगरों में थी। तो ये था सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में। और आप लोग अगर इतना सारा पॉइंट लिख लेते हैं तो इसका ज़्यादा मकसद नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर इसी को अगर आप लोग निष्कर्ष में अगर तुरंत ही लिख देते हैं, जिसका सारांश ही पूरा होता है, उसको निष्कर्ष में लिखना अति आवश्यक है। जहाँ आप लोग 4 पेज लिख ले या फिर 10 पेज लिख ले, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग निष्कर्ष, अगर सारांश अगर अच्छा से दे दीजिएगा ना, अगर आप लोग निष्कर्ष अगर अच्छा से लिख लीजिएगा तो आप लोग का पॉइंट का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे निष्कर्ष यानी उपसंहार या फिर निष्कर्ष एक ही को बोला जाता है, या फिर आप उपसंहार वहाँ पे डैश दे के लिख सकते हैं या फिर निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना कभी नहीं भूलिएगा, निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं, एक ही सारांश में जितना भी आंसर लिखे हैं उसका एक ही सारांश में हम यहाँ पे पूरा बता देना चाहते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सातवाहन वंश को भारत का इतिहास में एक स्वर्ग युग माना जाता था, वो कि हम लोग प्रस्तावना में ही देख लिए थे। उसका प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने न केवल दक्कन के राजनीतिक एकता दी, बल्कि आर्थिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक उत्कर्ष का आधार भी बना था। यानी हम आप लोग का ऊपर में ही बताए थे कि किस प्रकार की आर्थिक उपलब्धियाँ थी, धार्मिक उपलब्धियाँ थी, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, उसके बारे में सारांश के माध्यम से यहाँ लिखा गया। अगला देखते हैं उनकी कला, जो कि कला के बारे में देखा था, स्थापत्य के भी बारे में देखा था, और फिर प्रशासन के भी बारे में, साहित्यिक परंपराएं के भी बारे में। यह आज भी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली धरोहर है, जो कि वास्तव में सातवाहनों की उपलब्धियाँ और भारत की एकता, उदारता और सांस्कृतिक विविधता का जीवन का उदाहरण है। तो ये है, ये आप लोग देख लिए होंगे कि यहाँ जो पूरा लिखा गया है ये इसका पूरा निष्कर्ष जो सार होता है उसके बारे में। तो चलिए आप लोग आज देखे होंगे कि आप लोग को सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं कि सातवाहनों की उपलब्धियाँ किस प्रकार की थी कि नहीं थी, वो सारे आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को हम बता दिए। तो चलिए, ये था अगला क्वेश्चन जो आप लोग का होने वाला है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप या फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी ये क्वेश्चन का आंसर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।